शांति। ओम शांति। राष्ट्रीय विकास के लिए मीडिया का उत्तरदायित्व, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हैं। आज के इस सत्र की अध्यक्षता वो महापुरुष कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्म कुमारीज संगठन में मीडिया के लिए एक न सिर्फ विशेष विंग तैयार किया, बल्कि हम सबको एक मंच पर लाके खड़ा किया। मैं आज के इस मंच से आदरणीय बीके करुणा भाई के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे अभिनंदन करता हूं कि आप सब उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज के इस मंच पर उपस्थित त्यागमूर्ति आदरणीय डॉक्टर बीके निर्मला दीदी जी, भाई अमित बी बादवानी जी, डॉक्टर ध्रुव ज्योति पति जी, आदरणीय बहन बीके सीलू जी, भाई संग्राम सिंह जी, और बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही आदरणीय दीदी बीके चंद्रकला जी, आदरणीय सुनीता दीदी जी, सरला दीदी, और ट्रिब्यून के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अरुण नेथानी जी, देशोन्नति महाराष्ट्र के संपादक राजेश राजौरी जी और सभी मित्रों, आज की सभा में अनेक वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, मीडिया प्राध्यापक यहाँ पधारे हैं। और ऐसी सभा बड़ी विरल होती है जब देश भर से इतनी सारी प्रतिभाएं एक हॉल के अंदर इकट्ठी हो जाए। और ये शक्ति जो है हमें शिव बाबा ने दी है कि हम सब उनके एक आह्वान पर अपने कामकाज छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग 2-2, 3-3 दिन का समय लेकर के निकाल करके आए। निश्चित रूप से ये आपकी अंतर प्रेरणा है, आपका भाग्य भी है और बाबा का बुलावा भी है। वैसे तो कोई आ नहीं सकता, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। हम सब आए हैं तो उनके आमंत्रण पर ही आए। 142 देशों में जिस संस्था का काम हो, 14 लाख विद्यार्थी जिस ज्ञान योग से जुड़ चुके हो, और क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का समय है तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी अन्य लाखों लोग भी इस ज्ञान को सुनते हैं, भले वो सीधे संपर्क में नहीं है। और 35 सालों से जो हमारा मीडिया विंग काम कर रहा है, उसके माध्यम से साल में 2 बार हम सब एकत्र होते हैं और यहां पर विविध विषयों पर चर्चाएं करते हैं। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसके इंडिक अप्रोच पर हमको जाना पड़ेगा, उसकी भारतीय परंपरा पर हमको जाना पड़ेगा। कुछ बातें मैंने कल कही थी, उनका दोहराव नहीं करूंगा, उसका विस्तार करूंगा। और तभी राष्ट्रीय विकास में हमारी भूमिका सुनिश्चित हो पाएगी जब अपने मूल दर्शन पर खड़े होंगे, अपनी जमीन पर खड़े होंगे। और हमारी जमीन क्या कहती है, हमारी मातृभूमि क्या कहती है, हमारी पुण्य भूमि क्या कहती है? हमारी पुण्य भूमि कहती है सच्चिदानंद, सच्चित्त और आनंद। जब सच्चिदानंद होगा तो अपने आप जीवन में आनंद होगा और हमारे जो भी कार्य हैं वो एक सुमंगल की भावना लेकर के आएंगे, लोक मंगल की भावना लेकर के आएंगे। और आप देखिए, हमारा राष्ट्रीय घोष है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी, इस पर हमारा अखंड विश्वास है। बड़ी से बड़ी सत्ताएं हों, आसुरी सत्ताएं हों, दानवी सत्ताएं हों, बहुत उनकी शक्ति होगी, पर अंत में सत्य जीतता है, इस पर हमारा अखंड विश्वास है। और हमारी सारी कहानियां रामायण की, महाभारत की, ये हमें बताती हैं सत्य कमजोर हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। उस समय कमजोर दिखता होगा, युद्ध प्रारंभ होता है, पर अंत में विजय सत्य की होती है। और हम इसीलिए कह पाए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। और मुझे लगता है मीडिया का, पत्रकारिता का, मीडिया कर्मियों का इससे बड़ा कोई ध्येय वाक्य हो नहीं सकता। हमें सत्य पर चलना है और धर्म पर चलना है। सत्य बोलना हमारी जिम्मेदारी, अगर सच हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये जिम्मेदारी मीडिया कर्मियों की है, मीडिया साथियों की है। और इसीलिए हमारे ग्रंथ और कहते हैं, वो कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। कोई बात बड़ी कर्कशता से कही जाए, बहुत कठोरता से कही जाए, इसके बजाय थोड़ा सा अगर ज्ञान योग का आप अभ्यास करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, तो उसी कड़ी से कड़ी बात को बड़ी मधुरता के साथ आप कह पाएंगे, जैसा हमारी बहनें कहती हैं। समाज की बुराइयों की तरफ इंगित करना बुरी बात नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है।
सत्य बोलना हमारा कर्तव्य है, पर हम सत्य को प्रिय बनाकर बोलें। ऐसा बोलें कि इससे समाज में सुधार की भावना हो, समाज में प्रतिक्रिया पैदा न हो। यह हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और सत्य की अनुभूति ही ज्ञान योग है। यह हम आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। और पत्रकारिता उसका कर्म योग है, उसका प्रैक्टिसिंग पार्ट है, पत्रकारिता है। जब आप ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं तो पत्रकारिता में आप सफल होते हैं। और जब आपकी पत्रकारिता सत्य के अनुसंधान पर केंद्रित होती है, जब आपकी पत्रकारिता सत्य के साथ खड़ी होती है, दुनिया की कोई ताकत उसको गिरा नहीं सकती। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें एजेंडा पत्रकारिता के बजाय सत्य पर आधारित पत्रकारिता करने की जरूरत है। मीडिया विंग के तमाम कर्मियों भी इस काम में लगे हुए हैं। हमें विचार करना पड़ेगा कि मीडिया किसका है, ये मीडिया किसके लिए है और किस लिए है। मीडिया किसका है तो हमें पता है, मीडिया हम सबका है। किसके लिए? लोगों के लिए है, इस देश के लोगों के लिए है, इस विश्व मंगल के लिए है, लोक मंगल के लिए है। इस मीडिया का और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, या जिस क्षेत्र में हम पत्रकारिता करते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए हमको काम करना पड़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है। मीडिया को एक बदलाव और परिवर्तन के हथियार की तरह इस्तेमाल करना। कई बार मीडिया को लेकर के लोग बड़ी कर्कश और आलोचनात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि टूल को गालियां मत दीजिए, टूल को साथ लीजिए। मीडिया एक टूल है, परिवर्तन का एक हथियार है, बदलाव का एक हथियार है। जैसे माइक है, इस माइक पर मेरी बातें भी कही जा रही हैं, बुरी बातें भी कही जा सकती हैं। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल कौन कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मीडिया सिर्फ एक टूल है, मीडिया अपने आप में कोई चीज नहीं है। इसको आप ध्यान रखें। उस टूल का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं, कैसे लोग कर रहे हैं। जब यही पत्रकारिता महात्मा गांधी के हाथ में होती है, जब यही पत्रकारिता लोकमान्य तिलक के हाथ में होती है, यही पत्रकारिता माधवराव सप्रे के हाथ में होती है, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में होती है, ये पत्रकारिता हथियार बन जाती है परिवर्तन का, और मुल्क आज़ाद हो जाता है और अपने सपनों में रंग भरने के लिए दौड़ पड़ता है। यही पत्रकारिता जब इसका बाजारीकरण होता है, जब इसका व्यापारीकरण होता है, तो उसके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। इसलिए टूल का कोई दोष नहीं है। इसलिए इस टूल का सही और सतर्क इस्तेमाल करने पर हम सबको जोर देना चाहिए। दूसरी बात है कि परिवर्तन की गति को तेज करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। वो बदलाव ला सकता है और ऐसे उदाहरण दुनिया के सामने हैं। जब सूचनाएं लोगों तक पहुंची, सूचनाएं सामान्य जनों तक पहुंची, लोग अपग्रेड हुए, लोग जानकार हुए, लोगों ने अपने विकास और परिवर्तन के मार्ग स्वयं प्रशस्त किए। सूचना वो शक्ति है जो पूरे के पूरे समाज को बदल सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे केंद्र में हमेशा हमारा दर्शक और पाठक है, हमको ध्यान रखना है। हमारा लक्ष्य कौन है? और इसलिए जब हम मीडिया की प्रारंभिक पुस्तकों को पढ़ते हैं तो 3 उद्देश्य मीडिया के हमें बताए जाते हैं: शिक्षा देना, सूचना देना और मनोरंजन करना। यह शिक्षा देने का उद्देश्य है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना अपने आप में जरूरी चीज तो है, पर सूचना अब अनिवार्य नहीं रह गई है, क्योंकि सूचनाएं अनेक माध्यमों से हम तक पहुंच जाती हैं। जो ये समय है, ये डिजिटल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है, जहां खबरें अपने आप तक पहुंचती हैं। आप उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करते। उसके लिए आपको सुबह 24 घंटे में एक बार आने वाले अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको टीवी चैनलों की स्क्रीन्स को नहीं खोलना पड़ता। आपके पास मोबाइल में सूचनाएं अपने आप आ जाती हैं। इसलिए जो सूचना देने का हमारा काम था वो हमसे लिया जा चुका है। कोई पत्रकार ये सोचे कि वो सूचना देकर के जिंदा रह लेगा इस समय में, तो नहीं जिंदा रह सकता। इसलिए हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। पत्रकारिता में शिक्षा का महत्व क्या है, यानी कि खबरें जो घट रही हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इनका क्या महत्व है, ये कैसे हमारे लिए एक परिवर्तन का वाहक बन सकती हैं, ये हमको विचार करना पड़े। यानी खबरों के पीछे जो छिपे हुए अर्थ हैं, खबरों की जो विश्लेषण है, खबरों की जो व्याख्या है, खबरों का जो इंटरप्रिटेशन है, खबरों का जो एनालिसिस है, वो हमको करना पड़ेगा। खबरों का वैल्यू एडिशन हमको करना पड़ेगा। और जब हम खबरों का वैल्यू एडिशन करते हैं तो राष्ट्रीय विकास में अपने आप हम एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। जैसे बजट आता है, पर बजट को समझाएगा कौन? ये बजट आपके लिए कितना जरूरी, कितना गैर जरूरी, कितना उपयोगी, कितना काम का है, कितना न काम का है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसलिए खबरों के पीछे जो छिपे हुए अर्थ हैं, उन अर्थों को बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें हमारे पाठक की रुचि का विचार तो करना ही है। आज कई बार लोग कहते हैं, सिनेमा के लोग कहते हैं, टेलीविजन के लोग कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले हमारे दोस्त कहते हैं, अखबारों के लोग कहते हैं, हम तो जनता की रुचि को देखते हैं। बहुत अच्छी बात है।
आप जनता की रुचि को देखिए, पर जनता जहां है जनता वहीं न रह जाए। जनता की रुचि को अपग्रेड करना, जनता के अच्छे विचारों को आगे बढ़ाना, जनता अपग्रेड भी हो, वो अपने सोशल सर्कल को समझे, अपने सांस्कृतिक सामाजिक समस्याओं को, अपनी आर्थिक समस्याओं को समझे भी। आपका पाठक जहां है, आपका दर्शक जहां है, अगर वहीं का वहीं रह गया तो आप शिक्षा का काम नहीं कर रहे। अपने पाठक को हमें अपग्रेड करना है, अपने पाठक को इस देश की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रवाह है उससे अवगत कराना है। ये हमारा काम है। हम अपने पाठक को सिर्फ सूचना दे करके, सिर्फ उसको मनोरंजन दे के मुक्त नहीं हो सकते। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, इस जिम्मेदारी का हमको निर्वहन करना पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और आज डिजिटल मीडिया के नाते भारत का एक स्वर्णिम समय आया हुआ है। डिजिटल मीडिया को कई लोग खतरा बताते हैं, मैं इससे डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं इसको स्वर्णिम समय कहता हूं, इसलिए 3 सी की बात मैं करता हूं। आज 3C का वक्त आया है। पहला है राजौरे साहब, वर्नाकुलर, कि हमारी एक एक जो भारतीय भाषाएं हैं आज वो वैश्विक भाषाएं बन गई हैं। जब तक डिजिटल मीडिया नहीं था, www बेस्ड मीडिया नहीं था, तब तक भारतीय भाषाएं अपने अपने राज्यों तक सिमटी हुई थी। आज भारतीय भाषाओं का वैश्विक राजपथ खुला हुआ है। सभी भारतीय भाषाएं वैश्विक हो चुकी हैं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर हिंदुस्तानी नहीं बसता हो। और जहां जहां हिंदुस्तानी गया है, अपनी भाषाओं को लेकर के गया है, अपनी संस्कृति को लेकर गया है, अपनी कल्चर को लेकर गया है। वो ब्रिटेन में बैठा है, नामीबिया में बैठा है या टर्की में बैठा है, वो अपने गांव और अपने जिले से जुड़ा रहना चाहता है, अपने राज्य के अखबारों को पढ़ना चाहता है। मराठी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब भाषाओं को वो पढ़ता है और उन भाषाओं के अखबारों को, उन भाषाओं के यूट्यूब चैनलों को देखता है, दुनिया भर में उसको देखता है। आज जो हमारा ब्रह्म कुमारीज का भी चैनल इतने सारे देशों में देखा जाता है, सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि डिजिटल मीडिया ने एक हमको स्वतंत्र आकाश उपलब्ध कराया, जिसके नाते हमारी भारतीय भाषाएं वैश्विक पटल पर अपना स्थान बना रही हैं। और संग्राम भाई तो सिनेमा की दुनिया से आते हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान में पिटने वाली फिल्म भी विदेश से बिजनेस लेके आ जाती है, क्योंकि एक जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी ताकत दुनिया के अंदर बहुत बढ़ गई है। इसलिए इस इंडियन डायस्पोरा की ताकत को समझते हुए हमें अपने को ग्लोबली एक्ट करना पड़ेगा, अपनी मीडिया का अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी मीडिया के कंटेंट को, अपनी मीडिया की जो ज़रूरत है उसको अपग्रेड करते हुए हमें वैश्विक जो लोग हैं या जो हमारी वैश्विक उपस्थिति है भारतीय भाषाओं की, उससे हमको जोड़ना पड़ेगा। और 3C की जो बात कहता हूँ, पहली वर्नाकुलर की ताकत मैंने अब बताई, दूसरी मैं आपकी वॉइस की ताकत बताता हूँ। हिंदी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, मराठी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, पर हिंदी को समझ सकते हैं, मराठी को समझ सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मैं अपना आर्टिकल मेल करूंगा कि ऋषि सुनक साहब आप मेरा आर्टिकल पढ़िए, वो कहेंगे यार आप इसको जरा पॉडकास्ट करके भेज दीजिए। यानी कि वॉइस अपने आप में एक ताकत है। हम वाचिक परंपरा के लोग हैं, जो हमारी वाणी है उस वाणी से उसको उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते, पर हमारी वाणी को सुन सकते हैं वो। इसलिए हमारे यहाँ आकाशवाणी शब्द का शास्त्रों में उपयोग आया है। ये आकाशवाणी क्या है? जो सामान्य लोग थे, जो निरक्षर लोग थे, जो टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते थे, वो भी वाणी को समझते थे। इसलिए जो हमारे यहाँ कथा कहने वाले लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, जो हमारे यहाँ बोलकर कहने वाले लोग हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि टेक्स्ट सब लोग नहीं पढ़ सकते। टेक्स्ट को कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, और टेक्स्ट पढ़ना अपने आप में कठिन काम होता है। पर अगर टेक्स्ट को वॉइस के रूप में उपस्थित करा दिया जाए तो एक वॉइस हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और इससे पूरी दुनिया के अंदर आज हमारे लोग सुने जा रहे हैं। और तीसरी बहुत बड़ी चीज़ है वीडियोज़ ने, छोटे छोटे वीडियोज़ ने जो क्रांति की है, उस क्रांति की आपको कल्पना नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वीडियो किस प्रकार का परिवर्तन ला रहे हैं, पॉडकास्टिंग के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से अप्रासंगिक हुआ है, और www बेस्ड मीडिया यानी जो डिजिटल मीडिया है वो किस प्रकार से अपनी जगह जिंदगी में बना रहा है, वो मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। उससे पता लगेगा कि हम सामाजिक परिवर्तन में, राष्ट्र के विकास में किस प्रकार का योगदान सोशल मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं। एक दिन में सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज़्यादा फोटोज को शेयर किया जा रहा है। 320 करोड़ फोटोज हम शेयर करते हैं पर डे, ये छोटे मोटा आंकड़ा नहीं है। एक दिन में फेसबुक पर 8 बिलियन यानी 800 करोड़ से ज़्यादा वीडियोस देखे जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा था, वीडियो अपने आप में एक ताकत है, क्योंकि वीडियो की कोई वो नहीं है, उसका कोई रेंज नहीं है, कहीं भी सुना जा सकता है। एक इंटरनेट यूजर के पास लगभग 9 सोशल मीडिया अकाउंट हैं। ये बदलता हुआ परिदृश्य, इसको हमको समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में 18 से 29 साल के लोग हुआ करते थे, लेकिन हाल के जो आंकड़े आए हैं वे बता रहे हैं कि 50 से 64 साल 50 to 64 ईयर्स के लोग भी अब इस मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आदमी पर डे लगभग 145 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है।
और दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, उनकी जो आबादी बताई जा रही है, करीब 3 अरब 99 करोड़ 3 अरब 99 करोड़ लोग हो गए हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। दुनिया की आबादी का 51% है। करुणा भाई, जब 51% शेयर किसी कंपनी के आपके हो जाएंगे, कंपनी आपकी हो जाएगी। इसलिए ये जो कंपनी है कम्युनिकेशन की, ये अब सोशल मीडिया यूजर्स की हो चुकी है। और आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत मजेदार आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं कि अगर सोशल मीडिया पर सारी यूजर्स के द्वारा बिताए गए वक्त को जोड़ दिया जाए तो हर दिन 10 लाख साल के बराबर का वक्त हम सोशल मीडिया पे व्यक्त करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन का जो पूरा शास्त्र है बदल चुका है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का जो एक डायनेमिक्स था वो बदल चुका है। कम्युनिकेशन की पॉलिटिक्स बदल चुकी है, कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी बदल चुकी है और कम्युनिकेशन का समाजशास्त्र बदल चुका है। इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नैरेटिव बिल्डिंग की आज बात हो रही है। आज हिंदुस्तान के हितों के विरुद्ध काम करने वाले लोग तमाम तरह के वीडियोस, फेक वीडियोस बना करके काम करते हैं। एक जो फेक न्यूज़ का खतरा खड़ा हुआ है, एक हेट न्यूज़ का जो खतरा खड़ा हुआ है, उसको हमको ज़रूर देखना पड़ेगा, उसको संबोधित करना पड़ेगा और इसके लिए इसके सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, 3 बातें कहता हूँ। गांधी जी कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं 3 बात कहता हूँ, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। इसके नाते फेक न्यूज़ फैलती है, इसी के नाते फेक न्यूज़ फैल रही है। और फेक न्यूज़ का प्रसार अगर हमको रोकना है, लोगों को मीडिया लिटरेट बनाना पड़ेगा। इस प्रकार के जो सेमिनार हैं, इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, लोगों के अंदर मीडिया लिटरेसी पैदा करने का काम करेंगी। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपके पास बहुत महंगा मोबाइल हो सकता है, बड़ा स्मार्ट मोबाइल हो सकता है, पर आप मीडिया लिटरेट हैं ऐसा मत मानिए। मीडिया लिटरेसी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये आपको बताती है कि आपको मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। एक मोबाइल आप लेकर के चलते हैं, आपको लगता होगा कि आपका मोबाइल साइलेंट है। मोबाइल साइलेंट नहीं है। मुंबई से संग्राम भाई चले, दिल्ली से मैं चला, हमारे फुटप्रिंट्स मोबाइल में कैद हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं क्या भाषण दे रहा हूं यहां पर, ये मेरा मोबाइल दर्ज कर रहा है। मुझे लगता है वो साइलेंट होगा, वो साइलेंट नहीं होता। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मोबाइल आपके पास है, आपने जासूस अपने साथ रख लिया है, वो आपका जासूस है। इसीलिए आपको लगता होगा जल्दी जल्दी लोग पकड़े जा रहे हैं, अपराधी जेलों के अंदर जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि मीडिया लिटरेसी हमें बढ़ानी पड़ेगी और फेक न्यूज़ और हेट न्यूज़ के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संघर्ष हमको खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए ये जो सेमिनार है, ये मीडिया लिटरेसी को बढ़ाने वाली सेमिनार है, जिसमें आगे चल करके राष्ट्रीय विकास की जो भावनाएं लोगों के अंदर पैदा होंगी। जब हम माध्यम को समझ जाएंगे, माध्यम की शक्ति को समझ जाएंगे, तभी हम राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगे। आज के मौके पर आपने मुझे बुलाया, मेरे विचारों को सुना और इतने सारे साथियों से मिलने का अवसर दिया। मैं आप सबके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।